सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी, कहते हैं जी कि अल्फा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेकिंग ए सिंगल प्रोडक्ट ईच ईयर इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 1000 यूनिट्स एंड द ओनली इन्वेंटरी इट कीप्स इज दैट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बेसिकली क्वेश्चन है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारा ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं A2 का, उसमें ये क्वेश्चन पास पेपर में आया है अक्टूबर नवंबर 1632 में। अक्टूबर नवंबर 1632 का क्वेश्चन है आपके सामने और उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है आपने और आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हम शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी होता है बनाना। इसके दो कॉलम्स बना लेते हैं हम एज यूजुअल। स्टार्ट हम करते हैं इसको डायरेक्ट मटेरियल से। इसमें आपका आएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। इसने कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ आपको 1000 का। सॉरी, इसमें हम ऐड कर लेते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड हो जाता है जी। देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमें दिया हुआ है 12,200 का और कैरेज इनवर्ट भी है 1100 का। 1200 ऐड कैरेज इनवर्ट 1100। सर वो जो दूसरा स्टूडेंट आया था वो नहीं आ रहा? आएगा आएगा, इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी कुछ मसरूफियत थी इस वीक में। तो ही वाज ऑफ द व्यू कि सर आप मुझे लेक्चर्स भेज दीजिएगा। कह रहा था कि उस पेपर वगैरह थे उसके नेक्स्ट वीक से, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। ऐड कैरेज इन्वर्ट कर दिया, इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल क्लोजिंग कैरेज इन्वर्ट अगर आप ऐड करें तो आपका टोटल जो है ऐड करके वो आ जाएगा 14,300। ये जो टोटल आपका आ जाएगा दिस वन 14,300 लेस कर देंगे इसमें से रॉ मटेरियल क्लोजिंग, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3,100। देखिए ये दी हुई 3,100, ये माइनस कर देंगे जी तो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम 11,200 का आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं आप। वो हमें कितनी दी हुई है जी? फैक्ट्री वर्कर्स वेजेस या डायरेक्ट वेजेस ही है 17,500 की। कर देंगे जी 11,200 प्लस 17,500 आ जाएगा 28,700। ये आपके आ जाएगा जी प्राइम कॉस्ट। ऐड इसमें हो जाएगा जी ओवरहेड्स।
अंदर आपकी जी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है 8200 की, आपको दिखाता भी हूँ। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है पहले, $8200 लिख लूंगा मैं। देखिए किधर दी हुई है ये, उसमें दी हुई फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी 8200, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिए हुए 9700 की। फैक्ट्री ओवरहेड्स 9700 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको दिया हुआ है जी रेंट, और रेंट में वो कह रहा है कि 75% फैक्ट्री का, 25% ऑफिस का है। रेंट हम लिख लेंगे, 75% रेंट जो है वो फैक्ट्री का है। रेंट कितना दिया हुआ है हमें, 8000 का दिया है, उसका 75% जो है वो चले जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 6000। इसका टोटल कर लेंगे जी, $8200 plus 9700 plus 6000, 23,900। हम ऐड कर लेंगे, प्लस 28,700, 52,600 आ जाएगा। आपका टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, यानी कि कोई इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी मौजूद नहीं है, ये आपका वही आ जाएगा। इसमें आज ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री प्रॉफिट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कितना बताया देखते हैं हम। प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, 25% जो है वो आपका फैक्ट्री प्रॉफिट है। हम निकाल लेंगे 52,600 का 25%, ये 13,150 आ जाएगा आपका। 600 का 5%, 13,150 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एक ही बात है, 65750। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने बनानी है जी इनकम स्टेटमेंट। हम और ओपन कर लेते हैं पेंट शॉप, इनकम स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट बना लेते हैं हम। इसमें आपको पता है स्टार्ट हम करते हैं सेल से, या रेवेन्यू भी कह सकते हैं आप उसको, रेवेन्यू लिख लें। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है जी 95,000 का क्वेश्चन में, वहाँ लिखा दिखा देते हैं हम आपको, रेवेन्यू दिया हुआ है ऊपर 95,000, इसमें से लेस मैं कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी तो फिनिश गुड्स की है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की माइनस हो जाएगी ना आपकी, तो लेस कर दूंगा इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो क्लोजिंग फिनिश गुड ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, माइनस हो जाएगी सारी बात। पीछे हमने निकाली हुई है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो कितनी है 65750, हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 29250।
जीपी आ गया, इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑफिस सैलरीज है, रेंट है और जनरल ऑफिस एक्सपेंस है। ऑफिस सैलरीज दी हुई है 8500 की, नहीं ऑफिस सैलरीज आपको दी हुई है जी 8500 की। उसके बाद आपके आ जाएंगे जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, वो आ जाएंगे 10,000। और उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ऑफिस रेंट है, वो आपका 2000 का आ जाएगा, क्योंकि 6000 का था ना और 8000 का था ना, 6000 वहां पे आ गया था, इसमें फैक्ट्री में आ जाएगा था ना 6000 का, और बाकी जो 25% था 8000 का वो आपको ऑफिस में आना था। एक्सपेंसेस का हम टोटल कर लेंगे, ये आपके आ जाएंगे 20,500। 29250 में से आप माइनस कर देंगे 20,500, आपको प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने भी ऐड करना है, क्या बना, फैक्ट्री प्रॉफिट। प्रॉफिट्स में हम ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट जो है वो आपका आ जाएगा, सॉरी पहले माइनस कर देते हैं ना, 29250 माइनस 20,500, 8750 प्रॉफिट आ गया। ऐड कर देंगे आप फैक्ट्री प्रॉफिट 13150, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा 21,900। ठीक हो गया जी। ये हमने जो है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड कर लिया 21,900। अब वो कहता आगे, मैनेजमेंट हैड डिस्कवर्ड दैट जनरल ऑफिस एक्सपेंस आर 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल विद द लेवल ऑफ सेल्स। यानी जनरल ऑफिस एक्सपेंस जो है वो 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। अगर आप गौर करें तो जनरल ऑफिस एक्सपेंस दिए कितने हुए हैं आपको, वो दिए हुए आपको 10,000 के, इस मतलब 5,000 जो है वो फिक्स्ड है और 5,000 वेरिएबल है। और हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं अपने, ये भी जरा सोच लें। हम इस वक्त 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स। ऑप्शन अब कहते हैं जी, एट द स्टार्ट ऑफ May 2016 the management expected that in the next year the business would only be able to sell 900 units. अब 1000 की जगह हम सिर्फ 900 यूनिट्स बेच सकते हैं, and there are no expected change to the selling price or cost per unit. There were two options: to continue to produce 1000 units and have an inventory of finished goods at the next year, कि हम 1000 यूनिट्स ही बनाएं और वापस साल के एंड में 100 यूनिट्स बच जाएंगे फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में, या to reduce production to 900 units and continue to have no inventory of finished goods, या 900 यूनिट्स ही बनाएं और कोई इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स की ना रखें। Calculate the expected annual profit if option 1 is implemented. Start your calculation with the profit from A and adjust as appropriate. जो प्रॉफिट हमारा निकला हुआ है ए से, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट ऑप्शन प्रॉफिट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट कितना है जी, 21,900। इतना मुश्किल पॉइंट है। अब देखिए सेल्स पहले हम कर रहे थे 1000 यूनिट्स, अब हम सेल्स कर रहे हैं कितने, 900 यूनिट्स। तो 100 से आपकी सेल्स डिक्रीज कर जाएगी, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 95,000 डिवाइडेड बाय 1000, आपकी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाई में कर देंगे 100 से, सेल्स आपकी डिक्रीज कर जाएगी 9, और सेल्स डिक्रीज करेगी तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा कितने से, 9500 से। ऑप्शन 1 अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बेसिकली 1000 यूनिट की जगह 900 यूनिट सेल कर रहे हैं। जब आप 900 यूनिट सेल करेंगे और एक यूनिट 95 का सेल करते हैं,
तो 100 यूनिट्स आपके कम बिकेंगे। व्हेन यू आर सेलिंग लेस यूनिट्स बाय 100, तो 9500 से आपका क्या हो जाएगा, सेल्स आपकी डिक्रीज कर जाएंगी। वो मैंने यहाँ पे शो किया है। ये क्या हुआ है बेसिकली, डिक्रीज इन सेल्स। उसके बाद आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है बढ़ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अब आप जो है वो इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे हैं 100 यूनिट्स की, इन्वेंटरी 100 यूनिट्स की मेंटेन कर रहे हैं, और टोटल जो कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्शन को बनाने की, वो हमारी कितनी है देखें, वो हमारी है जी 65750। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी आती है 65750। तो आप 52600 भी ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर, लेकिन चलें 65750 भी ले सकते हैं। तो 65750 कॉस्ट आ रही थी कितने यूनिट्स पे, 1000 यूनिट्स पे। 100 यूनिट्स आपके बच गए, उससे आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज कर जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज कर जाएगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया इतने से आपका, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो गई। इसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 100 यूनिट से आ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा 6575 से, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई है, अब पहले नहीं थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। प्रॉफिट में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से 6575 ऐड कर देंगे पर यूनिट में निकालने के बाद। फिर जनरल ऑफिस एक्सपेंस जो है वो कह रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। जनरल ऑफिस एक्सपेंस 5000 के थे ना, 5000 का 10% डिक्रीज कर जाएंगे आपके, 5000 के थे ना। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए 10,000 के थे कितने यूनिट्स पर, 1000 पर, इसमें से 100 यूनिट्स के कम हो जाएंगे, तो आप चेक कर लें। वो आपके आ जाएंगे 50% वेरिएबल है, सॉरी मैंने गलत किया, 50% वेरिएबल है, तो ये 5000 आएगा। दोबारा लिखता हूं मैं, क्योंकि फिक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स सेलिंग में फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। 5000 के जो है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 डिक्रीज हो जाएंगे, तो प्रॉफिट आपका 500 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देगा प्रॉफिट। इसी तरह प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट जो है, उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मंथली 150 का 10% जो है, मंथली 150 प्रोविजन फॉर अनलेस प्रॉफिट कितने यूनिट्स पर है, 1000 यूनिट्स पर। 100 यूनिट्स के ऊपर जो प्रोविजन है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐड कर देते हैं उसको, फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करते हैं ना, तो फैक्ट्री प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वेंट्री जो आ गई, अब इन्वेंट्री जब क्रिएट हो गई आपकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में, तो आपको लेस करनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा 21900 माइनस 9500 प्लस 6575 प्लस 500 माइनस 1315, तो नया प्रॉफिट जो आपका बनेगा वो बनेगा 18160 का। ये क्वेश्चन का बहुत मुश्किल हिस्सा है, मैं ये बात समझ सकता हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आपको आइडिया होगी किया क्या है। पहले आप 1000 यूनिट्स बेचते थे, बनाते भी 1000 थे, बेचते भी 1000 थे। अब वो ऑप्शन 1 में कह रहा है कि 1000 यूनिट्स हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी रख रहे हैं कितनी, 100 यूनिट्स की, क्योंकि सेल तो आपने सिर्फ 900 ही कर सकते हैं ना। तो 1000 यूनिट्स बना तो रहे हैं, लेकिन आप बेच रहे हैं सिर्फ 900, तो 100 यूनिट्स आपके बच जाएंगे। 100 यूनिट्स बच जाएंगे तो क्या क्या चीज में डिफरेंस आएगा 100 यूनिट्स की वजह से। एक तो आपका जो सेल्स है वो 100 से डिक्रीज, 100 यूनिट्स के हिसाब से 100 से सेल्स डिक्रीज कर जाएगी 9500 से। फिर इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 यूनिट्स आपके बच रहे हैं, तो इन्वेंट्री आपकी 6575 से बचेगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
इन्वेंट्री मौजूद है वो कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देती है और प्रॉफिट को इंक्रीज कर देती है। जनरल ऑफिस एक्सपेंस भी आपके 1000 यूनिट्स पे थे ना 5000, तो 100 यूनिट्स के 500 अब हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, 500 भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और प्रोविजन रिलाइज प्रॉफिट जो है वो भी 13150 का डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 यूनिट्स बच गए तो 1315 से प्रोविजन रिलाइज प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी, वो आपको लेस करना पड़ेगा फैक्ट्री प्रॉफिट में से। ये अब हमने इसको सॉल्व करके जो है वो लिखा है कि कैसे हमने इसको एडजस्ट करना है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। उम्मीद है कि समझ आपको किसी हद तक आ गई होगी। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था ये वाला, जो किसके नंबर तो खैर इतने ज्यादा नहीं है। अब आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, ऑप्शन 1 है हायर प्रॉफिट, और ऑप्शन 2 की वजह से आप अगर आप इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसमें ये कि आपके पास अगर सेल्स लॉस भी हो रहे हैं तो आप कवर कर सकते हैं। अगर आपकी कस्टमर सर्विस जो है वो कस्टमर कॉन्फिडेंस लूज भी आप कर सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई और इस्तेमाल नहीं हो रही है। फिर हम खरीद तो 1000 ही रहे हैं ना, सप्लायर के साथ आपके रिलेशनशिप तो कायम भी रहेंगे, सप्लायर तो आपका खुश होगा कि आप खरीद 1000 ही रहे हैं, बेच आप चाहे कम रहे हैं। ठीक है जी। और क्योंकि 1000 यूनिट आप बना रहे हैं तो वर्कर्स को भी डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा आपको, रिडंडेंसी कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको, वर्कर्स मोटिवेट रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वर्कर्स तो उतने 1000 बना तो 1000 ही रहे हैं ना, लेकिन डिमांड जब आपकी फॉल कर रही है तो डिमांड में भी एट द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हो सकता है डिमांड फॉल करने का, क्योंकि यूनिट्स कम बिक रहे हैं ना अब आपके। और ऑप्शन 2 में क्या है जी, ऑप्शन 2 में क्या होगा कि इन्वेंट्री आप रख ही नहीं रहे तो स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, डैमेज नहीं होगा, इन्वेंट्री डैमेज नहीं होगी, ऑब्सोलीट नहीं होगी। ये सब फायदा ऑप्शन 2 से हो सकता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है दोनों के बारे में बताएं। Annual profit expected from option 2 was known to be 15,100, तो कम है उससे। Advise the manner which of the two option it should implement, justify your answer। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि प्रॉफिट जो उसमें से कम हो रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन 1 को बेसिकली हम अवेल करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 1 का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, अक्टूबर नवंबर 1243 का क्वेश्चन है ये। उसने क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फाइनलाइज प्रॉफिट का अकाउंट बनाना है, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहता है बनानी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ तो बना के दिया है आपको, लेकिन क्वेश्चन में गलती ये की हुई है कि आप गौर करें कि नेथन एक्रेल इज ए सोल ट्रेडर who has successfully run a manufacturing business for many years. His business manufactures one product, जो कि स्क्वैम है आपका, स्क्वैम का प्रोडक्ट जो है वो रन करते हैं हम। जी, तो 1000 1 जनवरी में हमारे पास 1000 स्क्वैम्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में हमारे पास 1000 स्क्वैम्स पड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 10,318 स्क्वैम्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल्स डिपार्टमेंट। On 31st December, there were 1240 scams in inventory. Nathan Acrel uses the FIFO first in first out method of inventory valuation. इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। Production is transferred from the factory to the sales department at cost plus 40%. तो 40% आपका फैक्ट्री प्रॉफिट है। Unfortunately, the bookkeeper was taken ill at the year end, and Nathan Acrel decided he would have to produce his financial statement himself. उसका अकाउंटेंट या बुक कीपर बीमार पड़ गया और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनानी पड़ रही। He did not know how to value the inventory of finished goods at that date. Closing inventory वो वैल्यू करने से कासिर रहा है, उसे समझ नहीं आई कैसे वैल्यू करनी है। Therefore, he decided to value each stamp at the same value as had been used on 1st January. वो 1st जनवरी की वैल्यू ही यूज कर रहा है। अभी कैसे, जरा गौर कीजिएगा उसने किया क्या गलती।
देखिए इस 1 जनवरी की वैल्यू कैसे बनेगी, 58,800 स्कैम्स थे ओपनिंग इन्वेंट्री के, डिवाइडेड बाय टोटल स्कैम जो स्टार्ट में दिए हैं आपको वो कितने हैं 1000। ये आपकी आ जाती है 58.8। उसने क्या किया, उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स है 1240 इंटू 58.8 मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 72912, करके देख लें 1240 इंटू 58.8, ये 72912 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। यानी ये जो फिगर आपकी लिखी हुई है ये वाली, ये गलत है, ये फिगर गलत निकाली हुई, क्योंकि इसने ओपनिंग इन्वेंट्री की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको यूज करके क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर ली, दैट इज रॉन्ग। इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इस अमाउंट को आप करेक्ट करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाते हैं नॉर्मली। इसने तो गलत किया है ना, इसने फिनिश गुड्स को भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले लिया, इनकम स्टेटमेंट के साथ ही एडजस्ट कर लिया सारा कुछ, व्हिच इज रॉन्ग। तो आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट वे से सॉल्व करने के लिए आपको इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की मैं कह रहा हूं आप ट्राई कीजिएगा घर में, फिर तो फिर नेक्स्ट हम क्लास में इसको मजीद डिस्कस जो है वो करेंगे। मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है। आपने एक मिनट में बताता हूं आपको, जो 1240 स्कैम्स लिखे हुए हैं ना, आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आपकी जो आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पे, डिवाइड कर देंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से। वो पता है कितने हैं, 10318। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी ना, जो भी निकलेगी, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 10318 से। आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, उसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1240 से, आपका आंसर निकल आएगा। आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ये वैसे 50 है, मैंने क्या बता दूं मैं आप। तो फिर तो आपसे क्वेश्चन ये हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस जो है वो कर लेंगे। सर क्वेश्चन का नंबर क्या है? हाँ सॉरी, नंबर मैंने बताया नहीं। अक्टूबर नवंबर 12 है, अक्टूबर नवंबर 1243 है। और नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन करें, उसके बाद देखते हैं फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी फिर हम इसको कवर अप कर लेंगे। अच्छा, बुक के वाले से आपने मुझे बात की थी, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी तो दे नहीं सकता, किस तरह बुक अब आपको मैं दूं, सॉफ्ट कॉपी तो नहीं दी जाती ना, ये तो एसेट होता है टीचर का, मैं हार्ड कॉपी ही दे सकता हूँ। और बुक आपको चाहिए भी है जरूरी। सर सॉफ्ट कॉपी में इसलिए कह रहा था कि मैं फिर यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लूंगा ना, तो आपको पैसे सेंड कर दूंगा फिर उधर इधर से। नहीं वो तो आपकी ठीक है बात, वो मैं समझ रहा हूँ। सर क्योंकि वहां पर मैंने पता करवाया अपने कजन से भी, मैं इकोनॉमिक्स की भी बुक्स मंगवाने का सोच रहा था वहां से। हाँ हाँ। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा मेरा एक कजन का दोस्त एक काम करता है गवर्नमेंट में ना, मतलब उसके फादर काम करते हैं। तो वो कहते हैं आप वो ना ही करवाओ तो अच्छा है, कि क्योंकि यहाँ पर आपको फिर हो सकता है कि कुछ पैकेजेस होते हैं जो मतलब डिलीवर काफी टाइम बाद होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद ओ डिलीवर होते हैं। ओ। हाँ, मतलब जो ऑफ शोर पैकेजेस होते हैं। हम्म। तो कुछ होते हैं जो मतलब डिलीवर ही नहीं होते कभी भी। इसलिए कह रहे थे कि
आप किसी प्राइवेट से जाओ, तो मैंने कहा टीसीएस वगैरह से पता कर लो। सर टीसीएस वगैरह की प्राइसेस हैं काफी थोड़ी ज्यादा है, अच्छा, इस वजह से कह रहा था। चलिए। मैंने उसका भी इकोनॉमिक्स के टीचर को भी ई बुक्स का बोला है, वो भी कह रहे हैं, मैं कुछ देखता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ चलो करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके। बताऊँ कुछ।